नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है Exam+21 के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अजय मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी के बारे में। क्लास 7th की एनसीईआरटी जो कि आपकी एनसीईआरटी है मेडिवल इंडिया की, राइट। मेडिवल इंडिया की एनसीईआरटी यानी मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी। जो हम लोगों ने पिछले एनसीईआरटी के सेशंस देखे, एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सारी एनसीईआरटी की कवर मिलेंगी। वहां पर हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी को देखा जो कि बेस है प्राचीन भारत के इतिहास पर, और क्लास 7th की एनसीईआरटी जो है वो लगभग आप ये मान के चलें 750 ईस्वी से लेकर के और 1797 ईस्वी तक, एडी तक की जो महत्वपूर्ण लगभग 1000 साल की घटनाएं हैं उनको हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर क्लास 7th की एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी में हमें जो थीम मिला है वह थीम है कि 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल। तो जो आपका पहला चैप्टर है उसमें केवल इतनी बात की जाएगी कि हमें अपने एनसीईआरटी के क्लास 7th में किन किन चीजों को पढ़ना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की चीजों को और क्लास 7th की एनसीईआरटी को, जो कि मध्यकालीन भारत पर डिपेंड है, राइट। और यहाँ पर हमें जैसा कि ये पता है कि 1000 वर्षों के अनुसार कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो उनमें हमें देखना है कि जो नई पुरानी टर्मिनोलॉजी है, जो ओल्ड न्यू टर्मिनोलॉजी हैं, वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी विषय वस्तु है। टर्मिनोलॉजी का मतलब टर्म की जो नई चीजें प्रयोग में की जाने लगी। इसके साथ ही साथ जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक नक्शा है, एक मैप है, और ये जो नक्शा है ये दिया हुआ है अल इद्रिसी ने, और अल इद्रिसी ने लगभग ये मान के चलें कि 1154 ईस्वी में इस नक्शे को इन्होंने दिया, 1154 में, 1154 में। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि एक दूसरा नक्शा है। यह नक्शा दे रखा है विलांग द लिस्ले ने, राइट। तो गिवलाम द लिस्ले जो कि 1720 में इस नक्शे को प्रोवाइड करते हैं, 1720 में इस नक्शे में, और ये वर्तमान के जो उसके पहले का नक्शा है उसमें डिफरेंस क्या है, राइट। यानी जो नई पुरानी टर्मिनोलॉजी सोच व्यक्ति की क्या हुई, धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हो जाती है, राइट। तो इस एनसीईआरटी के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि नई पुरानी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे जो होगा इतिहासकार और उनके सोर्सेस के बारे में, कि कौन कौन से हिस्टोरियन हैं और उनके अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं वह किस तरह से मध्यकालीन भारत को समझने में या उसके पहले के भी भारत को समझने में अपना अपना सहयोग करते रहे हैं। कुछ सोर्सेस के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी में आमतौर पर इसको पढ़ा भी हुआ है। इसके साथ साथ हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि नए सामाजिक और राजनैतिक समूह कौन कौन से बने और कैसे बने, जिसमें दो लोगों का एग्जाम्पल दिया गया। एक दिया गया राजपूतों का, राइट, राजपूतों का एग्जाम्पल दिया गया, और दूसरा दिया गया जाट लोगों का, राइट। तो ऐसे इन लोगों का भी हम इनके बारे में भी समझेंगे कि इनके जो है सामाजिक और राजनीतिक समूह कैसे हैं। इसके अलावा हम इस एनसीईआरटी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि धर्म और साम्राज्य, राइट, धर्म और साम्राज्य क्या है, उसके बीच में अंतर क्या है, राइट। कौन कौन से धर्म हैं, कौन कौन से जो है डायनेस्टीज हैं, राइट, कौन से साम्राज्य एम्पायर हैं, उनके बारे में देखेंगे। और इन्हीं इसके बाद नए और पुराने धर्मों को भी देखेंगे कि नए धर्म कौन कौन से पनपे, उसके साथ साथ पुराने धर्म क्या हैं। इसके साथ ही साथ इतिहास काल के समय और इतिहास काल को समझेंगे। इस समय क्या है, इतिहास काल कैसा है। आप यहाँ पर जो नक्शा देख पा रहे हैं, यह आपको देख के भी हैरानी होगी कि यह नक्शा भारत का है, राइट। अल इद्रिसी ने 1154 में इस नक्शे को बनाया। उसके अपने अलग तरीके थे, अपने अलग सोच थे, राइट। और ये जो उसने पूरा विश्व का मैप दिया और उसमें जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया है, और वो उल्टे तौर पर इस वाले क्षेत्र को उसने कहा है कि ये श्रीलंका है,
यानी उल्टा नक्शा है कहीं ना कहीं, आप इसको हल्का सा साउथ इंडिया से मैच भी करा सकते हैं। क्लियर? तो जो उस समय यहाँ बता भी रखा है कि अल-इदरीसी ने 1154 में इसको बनाया, और ये उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को दिखा रहा है। उसके बाद 1720 में जो नक्शा इन्होंने बनाया इसने गिलांग लिस्ले ने, वो नक्शा जो है आधुनिक भारत से काफी ज्यादा मैच करता हुआ है। राइट, यहाँ पर आपने उसको देखा भी है, लगभग ये आधुनिक भारत में जैसा है। और इसके साथ साथ इस नक्शे में आपको कुछ जो किनारे के क्षेत्र हैं वो आधुनिक नामों के जैसा भी दिखाई देता है। तो आपने ये ऐसा देखा कि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के नक्शे में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। मतलब हो सकता है भौगोलिक स्थितियां बदली हो, या व्यक्तियों के या उनके एक कम्युनिकेशन, एक संचार का माध्यम जो था, जो सोर्सेस था, वो हो सकता है उसमें भी परिवर्तन आया हो। तो इसको देख करके ये नक्शा लगभग बदल गया 600 साल में ही। तो इस उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं हो सकता है क्या हो गई हो, बदल चुकी हो। राइट, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आया है। क्लियर? इसके बाद जब हम इसी के साथ देखते हैं कि दूसरे, जब मानचित्र, भाई मानचित्र बदलने में कई सारे फैक्टर काम करते हैं, सूचनाएं बदली, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, राइट, इतिहासकार बदले, राइट, तो इन सब की वजह से शायद कुछ चेंजेस सुना हो। इसके बाद केवल ये संचार माध्यम और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि यह परिवर्तन नए और पुरानी शब्दावलियों में हो गया, जो कि हमारा शीर्षक है। तो समय के साथ साथ यह भी हम लोगों ने देखा कि शब्दावलियां, शब्द, भाषाएं, ये सारी चीजों में बदलाव आता गया। राइट, तो ऐतिहासिक अभिलेख भी कई भाषाओं में हमें प्राप्त होते हैं समय के साथ साथ। और जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो मध्य युग की जो फारसी लैंग्वेज है वह आधुनिक फारसी भाषा से क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है। और यह अंतर केवल और केवल व्याकरण में नहीं है, बल्कि वोकैब में भी है, शब्द भंडारण में भी है। राइट, तो उस समय अगर शब्द भंडारण में भी अंतर हो जाता है तो जाहिर सी बात है शब्दों का अर्थ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इस बुक में बताया गया है, हिंदुस्तान शब्द को एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो आज के हिंदुस्तान को हम लोग क्या जानते हैं, भारत के नाम से लेते हैं, भारत के अर्थ में लेते हैं कि यह संपूर्ण भारत की बात हो रही है। लेकिन 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार एक हैं जिनका नाम है मिनराज इस सिराज, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस आशय में किया जो दिल्ली के शासक हैं उसके आसपास के क्षेत्र को। राइट, तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने क्या कहा, ये हिंदुस्तान बताया। और धीरे धीरे जब हिंदुस्तान का साम्राज्य विस्तार हुआ, जब उस राज्य का साम्राज्य विस्तार होता है तो हिंदुस्तान का अर्थ भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। राइट, इसी के साथ सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द का अंतर्गत में जो भी क्षेत्र बढ़ने गए। तो लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि हिंदुस्तान शब्द में कभी भी दक्षिण भारत का समावेश नहीं होता है, दक्षिण भारत को नहीं लाया गया। तो इसी के अगर उल्टा देखा जाए तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब बाबर आता है तो उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का मतलब भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ की निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। राइट, और यही प्रयोग 14वीं शताब्दी के एक कवि हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो, उनके द्वारा जो प्रयुक्त शब्द है वह हिंद के ही कुछ समान था। लेकिन जहां भारत का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। अभी तक हम हिंदुस्तान से किसी प्रकार के राष्ट्रीय शब्दों को नहीं, राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़ रहे थे, जो कि आज हम जोड़ते हैं। तो किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इतिहासकार अगर 12वीं शताब्दी का भारत देखेगा तो वहां उसके बारे में कुछ अलग ही माइंड में नक्शा बनेगा, लेकिन जब 16वीं शताब्दी में देखेगा तो वहां बिल्कुल क्या है, बदल जाता है। इसी तरह से एक शब्द है जिसका नाम है विदेशी। आज के युग में अगर हम विदेशी शब्द का प्रयोग करें तो उसको माना जाता है फॉरेनर, यानी एनआरआई, मतलब कि जो विदेशों में रहते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति हो, कोई लंदन से आ रहा है, कोई थाईलैंड से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो,
तो उसके लिए विदेशी है। लेकिन मध्य युग में ऐसा नहीं कि जो भारतीय ना हो वही केवल विदेशी है। अक्सर लोग जो है एक गांव से दूसरे गांव के लोगों को भी क्या बोल देते थे, विदेशी, राइट। और हिंदी में इसे परदेशी और फारसी में अजनबी भी बोला गया, राइट। तो एक दूसरे आप ये कह सकते हो कि जैसे कोई किसी और स्टेट से या किसी और राज्य से या किसी और गांव से आ रहा है तो वो भी क्या मान लिया था, विदेशी। मतलब कि विदेशी का उस समय जो तात्पर्य था, जो मतलब था, वो केवल इतना था कि जिससे हमारी जान पहचान ना हो, जो हमारे समाज हमारे संस्कृति का ना हो, उसे क्या मान लेते थे, विदेशी मान लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा है इतिहासकार और उनके स्रोत। अब जो इतिहासकार हैं वो जिस भी युग का अध्ययन करते हैं, इतिहासकार उसकी वो प्रकृति को देखते हैं और उसके उसके ही आधार पर अलग अलग सोर्सेज का जो है सहारा भी लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हम लोगों ने क्लास 6 में गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, तो उसके लिए लोगों ने अलग अलग तरीके के साक्ष्य इकट्ठा किए। तो इस जो ये पुस्तक है, जो यानी जो क्लास 7 की पुस्तक है, उसमें मोटे तौर पे हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों के बारे में, इसके बारे में जानेंगे भी और देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज वहां पर चले आए। तो आपको याद हो जब क्लास 6 की एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो आपने वहां पे एक जगह कागज की खोज के बारे में पता किया। तो अब आप देखोगे कि जैसे पहले में आप जो है पहले के क्लासेस में आपने देखा कि जैसे सिक्कों, शिलालेख, भवन निर्माण, इन सब पे हम जो भी व्यवस्थाएं, जो भी सोर्सेस इकट्ठा किया करते थे, इतिहासकार जो इकट्ठा करते थे, तो उनका भी उपयोग, इस्तेमाल वो धीरे धीरे दूसरे प्रकार के स्रोतों पे करने लगे। और क्योंकि 13वीं शताब्दी के बाद का जो समय आया उसमें कागज जो है काफी सस्ते हो गए और अ, आसान रूप से मिलने लगे, राइट। तो वहां पर आप देखो कि लिखने पढ़ने का भी काम धीरे धीरे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो और वहां पे फिर सोर्सेज भी क्या होंगे, ज्यादा इकट्ठे होंगे, राइट। लोग जो है धर्म ग्रंथ लिखेंगे, शास्त्रों के बारे में लिखते हैं, संतों के कुछ अलग लेख होते हैं, कई उपदेश हैं, अर्जियां हैं, अदालतों के दस्तावेज हैं। ये सब का उपयोग कागज में जब होने लगा तो ये काफी सुगम बन गया, राइट। तो जो धनी व्यक्ति होते थे, जो शासक जन हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, ये लोग पांडुलिपियां इकट्ठा कर लेते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय और अचीवर्स यानी अभिलेखागारों में रखा करते थे। और इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारियां मिली। और बस इतना था कि कठिन भी था। कठिन क्यों था? क्योंकि उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस हुआ नहीं करते थे कि एक साथ उठाया और हर जगह छापते चले गए। तो क्या होता था कि उसकी लोग प्रतिलिपि बनाते थे, जिरोक्स बनाते थे, और वो जिरोक्स जो है हाथों से लिखा जाता था। और ऐसे लोग जो जिरोक्स करते थे, जो नकल करते थे उसको, उनको लिपिक कहते हैं या नकलन वीस कहा जाता है। तो ये हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, लिखते थे, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे की हैंडराइटिंग तो समझ में आती नहीं, तो इससे इतिहासकारों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि एक व्यक्ति कुछ और लिख करके गया, दूसरा उसमें कुछ और लिख दिया, उसकी भाषा नहीं समझ पाए। इतिहासकार को यहाँ भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं भी होती हैं, राइट। जैसे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, हो सकता है दोनों एक ही चीजें लिखी हो, राइट। तो इतिहासकार को मिला और वहां पे अलग अलग हैंड राइटिंग्स की वजह से उसे समझ नहीं पाया, उसका अंतर नहीं समझ पाया। तो जो पांडुलिपि की जिराक्स बनाने में भी कुछ यही होता था। तो कुछ छोटे मोटे फेरबदल हुआ करते थे, कहीं कहीं कोई शब्द, कोई वाक्य भी चेंज हो जाता था। तो धीरे धीरे जो प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियां बनती गई और अंततः उनका एक मूल ग्रंथ की अनेक प्रतिलिपियां एक दूसरे से काफी डिफरेंस हो गई। तो इससे बड़ी गंभीर समस्या हुई, राइट। क्योंकि आज का जो लेखक है वह लेखक की मूल पांडुलिपि शायद कहीं मिला ही नहीं, या तो कहीं अभिलेखागार में या कई पुस्तकों के बीच में दबा रह गया, उसको वो उसे प्राप्त ही नहीं हुआ। तो जो चीजें प्राप्त हुई उसी के आधार पर इतिहासकार क्या करने लगे, इतिहास के बारे में लिखना शुरू किए और उसी का अध्ययन किए। तो कई बार लेखक स्वयं भी अनेक मतलब टाइम पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। अब उन्होंने संशोधन कर दिया, उसी कॉपी करी और वो नहीं प्राप्त हुआ उसे। तो इसी तरह से 14वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 356 में लिखा और दूसरी बार फिर उसको दो वर्ष बाद फिर से लिखा, राइट। लेकिन दोनों में जब पढ़ा गया दोनों में काफी ज्यादा अंतर था, राइट। क्योंकि ये व्यक्ति की वहां पर सोच, संचार की व्यवस्थाएं, उनको जो भी चीजें उपलब्ध हो पाती थी वो सारी चीजें
चेंज होती चली गई। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, जो फर्स्ट टाइम कोई चीज लिखा गया। ठीक, तो वो कहीं ना कहीं दबा दबा कुचला रह गया। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो 1700 और 1750 के बीच में 1000 वर्षों के अध्ययन में इतिहासकारों को आगे भारी चुनौती रखता है, क्योंकि आप सोचो, जैसे हम यहाँ पे जो मिडिवल इंडिया की बात करेंगे, तो मिडिवल इंडिया क्या है? कहीं ना कहीं एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के बीच का संक्रमण काल, ये बीच का समय है। तो एक दिन का परिवर्तन तो होगा नहीं, ये कई वर्षों का क्रमिक परिवर्तन है। और उसमें लेखक, लेखन शैली, लेखक, कई तरह के सोर्सेज और इसके अलावा सूचनाओं का काफी ज्यादा प्रसार वगैरह होता है। तो वहां पर इतिहासकारों को काफी ज्यादा समस्या भी पड़ी। राइट। तो मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के चेंजेस भी दिखाई हमको पड़ते हैं। तो इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के भी दर्शन होते हैं। जैसे सिंचाई में रहट एक तकनीकी आ जाती है, कताई में चरखे का प्रयोग होने लगता है, युद्ध में अनेक बारूद और हथियार, बारूद वाले हथियार जिसको जो है आग्नेयास्त्र बोला जाता है, उसका प्रयोग होने लगता है। तो इसी तरह से इस उपमहाद्वीप में नए तरह के खाने पीने की व्यवस्था चालू हो गई। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें आने लगी। राइट। तो ये सारे जो परिवर्तन हुए वो नए टेक्नोलॉजी और जो फसल हुए उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर के भारत में आए, या इस तरह कह सकते हैं विदेशों से आए। राइट। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो ये काल था वह आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी टाइम पीरियड माना गया। किसे? मध्यकालीन भारत को। साथ ही साथ जो ये टाइम पीरियड है, जो ये युग है, इसमें लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, यह भी काफी ज्यादा क्या हुआ? इंप्रूव हुआ। अक्सर लोग तलाश में ग्रुप बना करके दूर दूर की यात्राएं करते थे। तो इस उपमहाद्वीप में भी बहुत सारी संपदा, अपने चीजों, संपदा और इन सब चीजों का महत्व क्या हुआ? बढ़ गया। उन्हीं में से एक समुदाय है जिसका नाम क्या है? राजपूत। जिसका नाम है राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र है, उससे निकला। तो 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में यह नाम आमतौर पे योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो कि क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो राजपुत्र शब्द केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि जो सेनापति हैं, जो सैनिक हैं, राइट, जो इन सब चीजों में काम कर रहे हैं, रक्षा करने में, तो वो भी प्रयोग करने लगे। तो कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, जिसको प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि लोग होते थे, राइट, जो चारण होते थे, जो उच्चारण करने वाले लोग हैं, तो वो राजपूतों की जो है नियम, आचार संहिता को आप समझ सकते हैं, जो कठोर नियम या जो भी चीजें हैं, तो उनके प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति में जो है उसका गुणगान किया करते थे। तो इस युग में जो है आप देखोगे कि राजनीतिक दृष्टि से इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ता है। और इसमें मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, कायस्थ जो है मुख्य रूप से जो लिपिक और मुंशी का काम करने वाले जाति थी, तो उन समूहों ने भी उठाया हुआ है। इस पूरे काल के दौरान जो है जंगलों की कटाई भी हो रही है। क्यों? क्योंकि खेती भी लगातार क्या है? बढ़ती जा रही है। कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत तेजी के साथ हुआ। और ये सब डिपेंड किस में है? पर्यावास में। तो पर्यावास में परिवर्तन मतलब कि पर्यावरण और वहां के लोगों में सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से, पर्यावास का मतलब, राइट, पर्या को पर्यावरण से, वास का मतलब रहना, इन दोनों चीजों से लिया गया है। तो इसके कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर के अपना जगह क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, खेती अच्छी होगी, और किसान बन गए। तो कृषकों के जो ये नए समूह जो क्षेत्रीय बाजार और मुखियाओं, पुजारियों और मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। फिर वो बड़े बड़े क्या करने लगे? जटिल समाजों और के अंग बनते चले गए। तो उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था। और स्थानीय जो मालिक हुआ करते थे, मालिक वर्ग के लोग थे, उनको उनकी बेगार करनी पड़ती थी। तो बेगार का मतलब उनकी एक तरह से समझो सेवा करनी पड़ती थी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों के बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर भी उभरने लगा। जाहिर सी बात है, एक किसान मजबूत है तो वो बेगार कम करने लगा, टैक्स ज्यादा देने लगा, राइट। तो वहां पे उनके पास धीरे धीरे अंतर हुआ। कुछ लोगों के पास उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पाल रहे हैं,
कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी और अनेक अनेक काम भी कर ले रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में धीरे धीरे क्या हुए, बंटते चले, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा भी दिया जाने लगा। ये दर्जे जरूरी नहीं है कि अस्थायी हो, कई जगहों पर परिवर्तन भी होगा। आज गरीब बने तो कल अमीर भी हो गए, राइट। तो किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में जितनी कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर जो है, जो सत्ता के जितने पास में है वो उसका स्थान ऊपर चलता चला गया। फिर उसकी गवर्नमेंट गई, दूसरे की आई, राइट, तो उसका प्रभाव नीचे चला आया। तो एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा नहीं हो सकता था, कोई दर्जा हो सकता था और अन्य क्षेत्र में कोई और। कोई जरूरी नहीं कि एक जाति के लोग यहां पर मजबूत है, दूसरी जाति के लोग दूसरी जगह भी मजबूत हो, उस जाति के लोग। क्लियर। तो अपने जो उनके जो सदस्य होते हैं, उनके व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। वो अपने अपने कुछ अलग नियम बना लिए, और इन नियमों का जो पालन जो जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा के द्वारा करवाया जाता था। तो जिसमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा गया, एक वर्ड आया क्या, जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास, मतलब जो रहने का जगह है, अपने गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। तो धीरे धीरे जो जातियों के नियम थे उनमें क्या आई, कठोरता भी आती है। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का भी शासन होने लगा। तो मिल मिलाकर के किसी भी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, राइट। अब वहां पर हम समझेंगे क्षेत्र और साम्राज्य क्या है, राइट। तो जो अभी जो आगे हम पढ़ेंगे चोल, उसके बाद पढ़ेंगे तुगलक, मुगल, फिर मुगल, राइट, तुगलक या फिर मुगल। फिर जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंदर कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान हैं जिनका नाम क्या है, गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से लेकर के 1287 तक है। उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, यानी प्रशस्ति, इसका जो आगे हम देखेंगे क्या है ये, उनमें एक विशाल साम्राज्य का, उनको एक विशाल साम्राज्य, एक प्रशस्ति है एक संस्कृत में जो है, तो उसमें उनको जो है एक विशाल शासक बताया गया, जो कि पूर्व में बंगाल यानी उस समय गौड़ से लेकर के पश्चिम के अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आता है। तो गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि अनेक क्षेत्रों के लोग उनकी सेनाओं के आगे झुकने लगे या करने अपने। तो यहाँ पर जो आप मानचित्र तीसरा देख रहे हैं, ये मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित एक पुस्तक है, जिसका नाम है मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल असर के अनुसार, राइट। तो ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले जो है प्रांत थे, जिनको उन्होंने अपनी भाषा बताया है, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि शिहाबुद्दीन उमरी जो है, उसने जो है एक रचना करी है, जिसके अंतर्गत उसने इन सारे जगहों के बारे में बताया है, राइट। ये यहां पर वो सारे जगहों के नाम भी दे रखे हैं कि ये कौन कौन से जगह हैं। क्लियर। तो वहां के लोग क्या कर जाते थे, पलायन कर जाते हैं। तो इतिहासकार जो है विजय अभियान के इन दावों को क्या करते थे, बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। मतलब कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा ना उन्हें विश्वास होता था और विश्वास भी होता था, राइट। तो साथ ही जो है वह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के अनेक भागों पर अपने अपने अधिकार का उल्लेख ही क्यों करते हैं। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर भाषा क्षेत्र के बारे में किया गया है कि 1318 में जो कवि अमीर खुसरो है, उसने इस बात पर गौर किया कि इस क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। मतलब जैसे कि जहाँ का जैसा इन्वायरमेंट है वहां पे भाषा भी चेंज है। तो उसने जो है सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, राइट, तो ये सब भाषा जो है अलग अलग जगहों में उसने बताया भी है, राइट। उसके बाद देखेंगे कि 700 तक यानी 700 एडी तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम भी तय हो चुके हैं। मतलब उन्होंने अपना घेरा एक तरह से बना लिया अपने क्षेत्र को, और उनकी अपनी भाषा और संस्कृति की विशेषताएं हो गई हैं, राइट। तो इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन सी संस्कृतियां हैं उनकी। तो ये जो क्षेत्र होते थे, ये क्षेत्र जो है विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए, और इन राज्यों के बीच में काफी टकराहटें, मतलब एक दूसरे को अपने आप को प्रभुत्व को दिखाने के लिए आपस में टकराव भी होने लगा। तो कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर ले रहे हैं, राइट।
तो आप इसके बारे में चैप्टर्स में आगे पढ़ोगे कि कौन कौन से वहां पर आपको अलग अलग जगहों के लोग मिलते हैं। उसके बाद 18वीं शताब्दी में देखें तो मुगल वंश के पतन, 18वीं शताब्दी में मुगल वंश पूरी तरह से पतन के ढलान पर है, तो वहां पर क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। राइट, आपने एक चीज देखा होगा, एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है सामंतवाद। राइट, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। सामंतवाद का मतलब ही ये होता था, एक छोटे तौर पर कहें कि सपोज करिए कि एक किंग है, एक राजा है जिसके अंतर्गत ये पूरा शासन चल रहा है। राइट, तो यहां पर ये व्यवस्था थी प्राचीन भारत में। राइट, ये व्यवस्था थी प्राचीन भारत में कि एक राजा है, उसी का बेटा राजा बन रहा है और वह पूरे पूरे साम्राज्य पर विस्तारित है। लेकिन जब साम्राज्य उसका डिवाइड हो जाता है, यानी बंट जाता है, जब उसका साम्राज्य जो है बंट जाता है, तो वो क्या करता है, कई हिस्सों में बंट जाता है उसका साम्राज्य, और वहां पर वो सामंत नियुक्त कर देता है। तो मध्यकालीन भारत में आप देखोगे कि सामंत जो है, यही सामंत जो अलग अलग क्षेत्र का डिवाइडेशन हो गया, तो वहां पर सामंतों का राज्य आ जाता है। और वो मध्यकालीन के अंत में 18वीं शताब्दी में वो सामंतवाद धीरे धीरे ब्रेक भी होने लगता है। राइट, तो यहां पे आप देखो कि वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला आ रहा था, उस क्षेत्रों की प्रकृति जो है क्या है, चेंज हो गई है। तो उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली। तो इस तथ्य का पता हमें उनकी परंपराओं से पता चलता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी पहले, जिस परंपरा की अभी बात की गई। तो इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से अलग और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें जो है प्रशासन, अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट, प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में प्राप्त होती हैं। 1700 से लेकर के 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, वो एक से ही धीरे धीरे डिवाइड होकर के बने थे। लेकिन उनके चरित्र की जो विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की जो सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा था। राइट, ये कुछ साम्राज्य के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं पुराने और नए धर्मों के बारे में। इतिहासकार ने जिन हजार वर्षों की पड़ताल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके दौरान इतिहासकारों ने धार्मिक और परंपराओं में बहुत सारे बड़े परिवर्तन भी नजर आए। दैहिक तत्व में यानी डेली रूटीन में अगर देखें तो लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल वैयक्तिक स्तर पर हो गई, लेकिन आमतौर पर इस आस्था का जो मूल स्वरूप था वो क्या, ग्रुपिंग था, सामूहिक था, एक समान था। तो किसी दैहिक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित हुआ करती थी। तो जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी क्या हुए, परिवर्तन होने लगे। तो आज हम जिसे हिंदू धर्म कह रहे हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे, नए नए देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट हो गई, राजाओं के द्वारा नए नए मंदिरों का निर्माण हो गया, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता, ये सब क्या है, एग्जाम्पल। तो संस्कृत ग्रंथों के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता है, इनके संरक्षक होते हैं। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों के समर्थन में थे, और इस सब होने के कारण समाज में इनका दबदबा क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आई, जिसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। राइट, तो इसको हम जो इसकी जो भक्ति परंपरा रही है, जो इसकी दूसरी परंपराएं हैं, उनको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और यही वह समय भी है जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन बहुत तेजी के साथ हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहले 7वीं शताब्दी के व्यापारी और अप्रवासियों द्वारा पहुंचाया गया। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर, एक अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। राइट, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता और अपने आस्था में रहने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति का सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रहा हो। लेकिन अब कई लोग ऐसे मानने लगे कि
इतने सारे देवी देवताओं को ना ध्यान में रख करके एक ही देवता की पूजा की जाए, एक ही देवी देवता हो, एक ही ईश्वर, राइट। तो कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और नए शास्त्रियों ने, अर्थात मतलब जो उलेमा है, उलेमा को संरक्षण देने लगे, राइट। तो हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को, मुसलमानों की क्योंकि ये भी आप जब इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, उसका उदय पढ़ेंगे, फिर उसका विभाजन पढ़ेंगे, तो उसमें भी दो तरह के नई चीजें आएंगी, एक शिया और एक दूसरा सुन्नी। तो जो शिया थे वो पैगंबर साहब के जो दामाद हैं अली को मानते थे, और मुसलमानों में विधि सम्मत नेता मानते थे उन्हें। कुछ उसी में सुन्नी है जो खलीफाओं का प्रभुत्व कुछ स्वीकार करते थे। तो इस्लाम का जो आरंभिक दौर है, इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते हैं, राइट। और आगे भी इनकी परंपरा क्या रही, लगातार चलती रही। तो इस्लामी न्याय सिद्धांत, जो कि भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत हैं, इनकी परंपराओं में भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो ऐसे ही धर्म और सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं भी देखने को हमें आगे मिलेंगी, राइट। अब समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, जो हमारा अगला टॉपिक है, इसमें इतिहासकार केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देख रहा, यानी कि केवल घंटे, दिन और वर्षों को बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन, राइट, वो उनको देख रहे हैं, जो कि यह दिखा रहा है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहता है, कितना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी है उनके बीच में, और कितना ज्यादा चेंजेज है। यदि अतीत की समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट कर दिया जाए, तो समय का अध्ययन क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है, जो कि अक्सर हम इतिहास में किया करते हैं। 19वीं सदी के बीच में देखेंगे तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा। आपको यहां पता होना चाहिए कि भारत के इतिहास को अंग्रेजों ने कुछ इस तरह से बांटा। उसमें एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने जो इतिहासकार भी हैं, भूगोलवेत्ता भी हैं, उन्होंने 3 हिस्सों में इतिहास को बांटा। भारत को ही उन्होंने बांटा। उन्होंने एक हिस्सा बताया जिसको बोला हिंदू इंडिया, राइट। दूसरे को उन्होंने बोला मुस्लिम इंडिया, और तीसरे को इसने बोला ब्रिटिश इंडिया। इनका यह आधार था कि जब सामंतवाद की व्यवस्था के जो पहले की व्यवस्था है, जिसमें राजा का बेटा राजा बन रहा है, वह हिंदू इंडिया है। फिर जब 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, तो उसको उन्होंने कहा यहां से सामंतवाद की व्यवस्था, और उसको इन्होंने कहा मुस्लिम इंडिया। और उसके बाद सामंतवाद के बाद की व्यवस्था, जब प्लासी का युद्ध हो जाता है 1757 में, तो उसने बताया कि यह ब्रिटिश इंडिया है, राइट। नाउ ये इनका जो विचार है, वो शासकों के धर्म का केवल एक कारण नहीं है, बल्कि और ज्यादा उन्होंने परिवर्तन भी देखा कि उस टाइम पे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन है, समाज और संस्कृति में भी परिवर्तन है। मतलब सॉरी, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है कि शासक जिस धर्म का अनुयायी है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से इस उपमहाद्वीप की जो अपार विविधता भी जाहिर हो जाती है, दिखाई लगती है। इस काल विभाजन को आज भी बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अब क्योंकि ऐसा है नहीं, राइट, फ्यूडलिज्म को माना नहीं गया। अगर आप कंटेम्प्रेरी डिविजन्स को देखेंगे, तो जो कंटेम्प्रेरी डिवीजन है वो कुछ और तरीके से किया गया, राइट। उसको उन्होंने कई और कालखंडों में बांट के प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत को किया हुआ, क्लियर। तो क्योंकि उन्होंने वेदों को भी आधार माना और कई तरह की चीजें हैं। तो मतलब कि जो अधिकतर जो इतिहासकार हैं, वो आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के अनेक कालखंडों का डिवीजन तय करते हैं। तो जो हम लोग पहले एनसीईआरटी पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाजों में कई प्रकार का समावेश देखने को मिलता है, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक स्टार्टिंग में कैसे हैं फार्मर्स, शहर कैसे हैं, गांव कैसे हैं, उनके प्रारंभिक दौर कैसे हैं, साम्राज्य कैसा है। तो जो हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे,
जो कि मध्यकालीन भारत है, इसमें कृषक समाजों का विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों का उदय होता है, कभी कभी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, कभी कभी प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन और विस्तार के बारे में। तो भारत के इतिहास के जो ये 1000 साल हैं, वो अनेक बदलावों के क्या रहे हैं, साक्षी रहे हैं, गवाह रहे हैं। और आखिरी जो है 16वीं और 18वीं शताब्दी, 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी अलग भी है। तो इसलिए जो है इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है, राइट। तो फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है। तो इससे मतलब यह है कि जो मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कई परिवर्तन हुए, लेकिन ये हमें नॉलेज में है कि ऐसा कुछ नहीं होगा शायद। लेकिन इन 1000 वर्षों के दौरान जो ये उपमहाद्वीप है, वहां पर समाज में प्रायः परिवर्तन आते रहे, क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी बढ़ गई, समृद्ध हो गई कि उनसे यूरोपीय कंपनियां अट्रैक्शन में आ गई, राइट। तो आप यहां पर उनके परिवर्तन के चिन्ह और सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देना होगा। और जब भी संभव हो तो उसके साथ हम पिछले जो एनसीईआरटी है उसके बारे में वहां से तुलना भी करने का प्रयास होगा, जो कि हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा काम भी आने वाला है, राइट। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ खास यहां पर नहीं है, 3 वही चीजें हैं, पांडुलिपियां, 3 शब्द, पांडुलिपि, खास तो बहुत कुछ है, जाति क्या है, क्षेत्र क्या होते हैं, और टाइम का विभाजन कैसे होता है, इसके बारे में हम इस एनसीईआरटी में आगे अभी तक के चैप्टर्स में पढ़े हैं। आगे हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, राइट, दूसरी चीज को लेकर के, सेकंड चैप्टर को।